मीनाक्षी, सबसे पहले बात तो इस बैंगलोर एयर शो की करेंगे जिसमें कल हादसा हुआ था, लेकिन आज वहां पर राफेल विमान उड़ाया जा रहा है। राफेल विमान ने उड़ान भरी और आरोपों के घमासान और चुनावी आरोपों के बीच राफेल की ये उड़ान काफी कुछ कहती है। राफेल के पायलट ने ये पहली उड़ान उस पायलट के नाम कर दी जो एक दिन पहले सूर्य किरण विमान के क्रैश में शहीद हो गए थे। पायलट साहिल गांधी कल क्रैश में नहीं रहे। राफेल जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साधता आ रहा है, वही राफेल विमान आज पहली उड़ान भरते हुए बेंगलुरु एयर शो, जिसमें कल सूर्य किरण नाम के 2 विमान क्रैश हो गए थे, लेकिन वक्त रहते वहां से 2 पायलट निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन एक पायलट की इस हादसे में जान चली गई थी। गौरव सावंत हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, राजनीतिक मायनों से तो काफी अहम है ही राफेल विमान, लेकिन अगर ये सेना में शामिल किया जाता है और शामिल हो भी चुका है, कितने तकनीकी मायनों से ये अहम है और इसकी क्या सक्षमता है? नेहा और मीनाक्षी, ये बहुत ही सक्षम लड़ाकू विमान होंगे भारतीय वायुसेना के लिए। सितंबर में पहला राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, सितंबर 2019 में। ये जो 3 राफेल विमान फ्रांस से आए हैं, ये फ्रांसीसी वायुसेना के हैं और भारत का ये जो एरो इंडिया शो हो रहा है, इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और एक स्लो फ्लाई पास्ट जो अभी हुआ है इन राफेल विमानों का, ये सम्मान सूचक है, आदर सूचक है। एक लड़ाकू विमान पायलट कल के सूर्य किरण एयर क्रैश में, विमान हादसे में वो मारे गए थे, तो उनके सम्मान में ये स्लो फ्लाई पास्ट किया था राफेल विमान ने, तो ये उनको सम्मान देने के लिए था, पहली बात। दूसरी बात, आज सूर्य किरण का जो फ्लाई पास्ट है उसमें मिसिंग मैन फॉर्मेशन होगा। मिसिंग मैन फॉर्मेशन का ये अर्थ है कि हमारा एक साथी शहीद हुआ, हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उड़ रहे हैं और उसके सम्मान में एक जगह खाली है, वो हमेशा हमारे दिलों में है। तो ये भाव रखते हुए सूर्य किरण की एरोबैटिक्स की टीम आज फ्लाई पास्ट कर रही है। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे लड़ाकू विमान पायलट जो है वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए आकाश में उड़ते रहेंगे और हमारी सुरक्षा करते रहेंगे। शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। मंजीत नेगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, तस्वीरें तो इस वक्त आकाश की ये हमें दिखाई दे रही हैं जिसमें राफेल विमान उड़ान भरता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी राफेल की वजह से संसद से लेकर सड़क तक जो संग्राम दिखाई दिया है बीते दिनों में, वो किसी से छिपा नहीं रहा। कैसी तस्वीरें हैं, क्या वहां का मंजर है, बताएं हमें। चलिए मंजीत से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं किस तरह से बेंगलुरु में ये शो आयोजित किया जा रहा है। हालांकि कल जो तस्वीरें मिली थी मीनाक्षी, वो काफ़ी हताश करने और परेशान करने वाली थी, क्योंकि 2 सूर्य किरण विमान आपस में टकरा गए थे। हालांकि आज का दिन जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि राफेल विमान पहली बार उड़ान भर रहा है और हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से तकनीकी लिहाज से ये काफ़ी एडवांस्ड माना जाता है मीनाक्षी। और राफेल जैसा विमान अब तक भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसके शामिल होने से माना जा रहा है कि इसे काफ़ी मजबूती मिलेगी सेना को। एक और 11 में हम रुक करते हैं अगली खबर का। बात खौफजदा पाकिस्तान की। पुलवामा हमले के बाद डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आवाज तक कांपती दिखाई दी। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद इमरान की बोली निकली, तो वो भी कटे फटे वीडियो की शक्ल में। लोग पूछ रहे हैं, इमरान, हाउस द खौफ? पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की हुंकार से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान डर के मारे सिमटा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आवाज कांप रही है। पुलवामा हमले के 5 दिन तक बोलती बंद रही। 5 दिन बाद बड़बोली इमरान खान की कांपती आवाज निकली, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में सामने। 6 मिनट का वीडियो सामने आया जिसमें 22 कट है। इस वीडियो में बोलना कम था, बहानेबाजी ज्यादा थी,
खौफ को छुपाने के लिए यहाँ तक कि गीदड़ फप्पी का मुखौटा ओढ़ना पड़ा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। पाकिस्तान का डर इससे भी समझा जा सकता है कि इमरान का वीडियो जारी होने से पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया। यूएन में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, गुहार लगा रहा था, भारत पर ताकत के इस्तेमाल की धमकी की शिकायत कर रहा था। मैंने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है और उनसे मैंने दरखास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में जो जंगी जुनूनी कैफियत पैदा की जा रही है, ये अमन और इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। वो अपना किरदार अदा करें और सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, टेंशन्स को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की डर की वजह भी है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत की कोशिश है कि दुनिया में आतंक परस्त पाक अलग थलग पड़ जाए और ये दिखने भी लगा है। शायद ही कोई देश हो जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो। एक भी आवाज पक्ष में नहीं है। आज तक ब्यूरो। और आइए नेहा बात करते हैं आतंकी मसूद अजहर की, क्योंकि मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान भी बुरी तरह से घिर गया है। दुनिया भर के देश पाकिस्तान की करतूतों की मुखालफत कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने तो मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बेशर्म की तरह धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं, खुफिया जानकारी मांग रहे हैं और घर में पुलवामा के गुनहगार को छिपा कर रखा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद खुलकर पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। उसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में बिरयानी खा रहा है और पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। दुनिया उसकी फितरत जान चुकी है। मसूद अजहर पर अब पाकिस्तान नहीं बचने वाला। दुनिया के देशों ने अजहर मसूद के खिलाफ कमर कस ली है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ साथ न्यूजीलैंड भी शामिल है। फ्रांस तो यूएन में मसूद को ग्लोबल आतंकी लिस्ट में डालने वाला प्रस्ताव लाने जा रहा है, जिसके समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन भी खड़े हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी संसद में पुलवामा हमले के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? पुलवामा हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल दुनिया में अलग थलग करने की नीति बनाई थी। भारत ने दुनिया को समझाया कि कैसे आतंक परस्त पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा है और कैसे दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा बन गया है। और ये कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए, इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है? जो हैंडलर्स थे जिन्होंने ये अपराध करवाया, जैशे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। वो पाकिस्तान में है, भावलपुर में है। पाकिस्तान की नापाक करतूत आईने की तरह साफ है। इसके सबूत हवा में तैर रहे हैं। वक्त वक्त पर पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें आती रहती हैं। नापाक जमीन से आतंक के राक्षस सरेआम आग उगलते रहते हैं। आतंक के आका मसूद के भाई अब्दुल रऊफ का जहरीला वीडियो इसकी तस्दीक करता है। कश्मीर की जंग कश्मीर के पहाड़ों से निकल कर लड़ी जाएगी। कश्मीर की जंग कश्मीर के पहाड़ों से उतर कर लड़ी जाएगी। दिल्ली में होने वाले फैसलों का जवाब तुम्हें दिल्ली में दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अब बचा क्या है? सरकार ही आतंकियों को खाद पानी दे रही है और दुनिया के सामने आतंक का रोना रो रही है। आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले की जांच अब एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है और पिट्ठू बैग वाले आतंकियों की जांच भी की जाएगी। कार विस्फोटक और किट को लेकर भी तमाम सवाल
और जवाब तलाशे जाएंगे। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के खौफ के पीछे खुफिया एजेंसियों के वो सबूत हैं जिसे पाक काट नहीं सकता, नकार नहीं सकता। हमले में जैश का खेल साबित हो चुका है और आज से एनआईए ने जांच का वो सिरा संभाल लिया है जो उन्हें पाकिस्तानी सेना के बच्चे तक पहुंचाएगा और बाद में आतंक के वालिद यानी पाकिस्तान तक। पाकिस्तान आर्मी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसा ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश ए मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। एनआईए ने जांच की फाइलें तो पढ़नी समझनी शुरू कर दी हैं, लेकिन जांच का पिछला सिरा ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। एनआईए उस खुफिया रिपोर्ट को समझेगी जिसमें कहा गया था कि कुछ पिट्ठू बैग थामे आतंकी घाटी में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये है वो कहां गए, क्या कर रहे हैं और पुलवामा से कितना ताल्लुक था। सूत्रों के मुताबिक हमले वाली कार को लेकर भी एनआईए शुरुआती जांच में कुछ बातों पर फोकस करेगी। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली कार का किट बनाने में 3 से 4 दिन लगे। कार में 25 से 30 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया और इसका स्विच कार में स्टीयरिंग के पास था। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए और साजिश का सिरा सीधे पाकिस्तान, पाक सेना और आईएसआई तक जहां पहुंचा है। Now coming down to the operation yesterday. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. यानी पाकिस्तान का नकाब उतर चुका है, दुनिया में वो अकेला पड़ चुका है। अब एनआईए तमाम सबूतों को पेश करेगी और श्रीनगर में 12 लोगों की टीम ऑपरेशन पाकिस्तान में लगी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। बात अब मेरठ की करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को शहीद अजय कुमार के परिजनों के गुस्से का वहां सामना करना पड़ा। दरअसल कुछ बीजेपी नेता और मंत्री शहीद की चिता के पास जूते पहनकर बैठ गए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वीडियो वायरल है। ये उस शहीद अजय कुमार के परिजन हैं जिन्होंने वतन की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जहां हजारों लोग आंखों में आंसू लेकर मेरठ के शहीद को अंतिम विदाई दे रहे थे, वहीं बीजेपी के कई नेता और मंत्री पहुंचे। वो न सिर्फ शहीद की चिता के बिल्कुल पास जूते लेकर बैठ गए, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगे। ये देखकर शहीद के परिजनों का गुस्सा भड़क गया, बल्कि उनसे जाने के लिए भी कह दिया। इसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए पास में बैठे योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फौरन जूते उतारकर पीछे रख दिए। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और बीजेपी नेता विनीत शारदा समेत कई नेता मौजूद थे। लोगों में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को लेकर काफी गुस्सा था। पहले तो ये जूते लेकर शहीद की चिता के पास बैठ गए, इसके बाद इनमें से कई लोग हंसी मजाक करते नजर आए। बीजेपी के नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और इनकी खूब किरकिरी हो रही है। आज तक ब्यूरो।
वाकई शर्मिंदा और हैरान करने वाली तस्वीरें। सिद्धार्थनाथ सिंह पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। पूरा देश जिस तरह से शहीदों को सलाम कर रहा है, उनकी शहादत को ना भूलने का वचन दोहरा रहा है, ऐसे में कटक में एक नेताजी मर्यादा ही भूल गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक शहीद की शहादत को नमन करने गए थे, लेकिन सेल्फी की सनक में शहीद के चाचा का अपमान कर बैठे। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह नहीं रहे। उनके जाने से हिंदी साहित्य को बड़ी क्षति हुई है। आधी रात को दिल्ली में एम्स के अहाते से ऐसी खबर निकली जिसने पूरे हिंदी साहित्य जगत को स्तब्ध कर दिया। कहा गया कि नहीं रहे नायाब आलोचक नामवर सिंह। हिंदी साहित्य में यह सन्नाटा कर देने वाली खबर थी। दूसरी परंपरा के सबसे बड़े साहित्यकार ने 92 बरस की उम्र में आधी रात को अंतिम सांस ली। नामवर काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज था। नामवर अपने आप में एक चलती फिरती पाठशाला थे। उनमें बड़ी से बड़ी परंपरा को खारिज करने की खूबी थी। उनकी इसी खूबी ने अपना झंडा गाड़ने और हिंदी आलोचना में सबसे ऊंचा, आला और अलहदा स्थान बनाने में उनकी मदद की। नामवर सिंह हिंदी साहित्य जगत का सम्मानित नाम थे। उन्होंने आलोचना और साक्षात्कार विद्या को नई ऊंचाई दी है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को जियनपुर वाराणसी में हुआ था। नामवर सिंह ने साहित्य में काशी विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की। वे कई साल तक एक प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं देते रहे। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया है। नामवर का जाना हिंदी साहित्य के उस अग्रज का जाना है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।